हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित वे आँखें नामक पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसमें कवि ने भारतवर्ष में किसानों की मार्मिक दशा का वर्णन किया है, किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया है। हम सभी लोग इस कविता के प्रथम 2 पदों को पढ़ चुके हैं और ये जान चुके हैं कि कवि ने किस प्रकार से किसान की दुर्दशा का वर्णन करने का प्रयास किया है, जिससे समाज का, हमारे शासक वर्ग का, हमारी सरकार का ध्यान किसानों की दुर्दशा की ओर जाए और वह उसकी स्थिति सुधारने का प्रयास करे। बच्चों, पहले पद में कवि ने किसान की आँखों की तुलना अंधकार से भरी हुई उस गुफा से की जिसमें जाने से सभी को डर लगता है। अर्थात किसान की आँखों में इतनी निराशा, इतनी कुंठा भरी हुई है कि दूर दूर तक उसमें आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती है। किसान की इस स्थिति के ऊपर ना तो सरकार का ध्यान आ रहा है और ना ही उसका कोई साथ देने वाला है, ना ही उसकी तरफ से कोई आवाज़ उठाने वाला है। अगले पद में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जमींदारी प्रथा ने किसान के खेतों को नीलाम करवा दिए, अर्थात किसान अपने खेतों से बेदखल हो गया, क्योंकि जमींदारी प्रथा में किसान को लगान देना पड़ता है और जब उसकी फसल खराब हो गई या किसी कारणवश वह लगान नहीं दे पाया तो जमींदार ने बदले में उसके खेतों को हड़प लिया और जब उसके बेटे ने किसान की तरफ से, अर्थात अपने खेतों को नीलाम होने से बचाने का प्रयास किया, खेतों को जमींदार को लेने से बचाने का प्रयास किया, अर्थात जमींदारी प्रथा का विरोध किया, तो उसके लठैतों ने उसे पीट पीट करके मार डाला। अब अगले पद में हम यह पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से किसान के एक एक करके उसके घर बार, उसकी सभी प्रिय वस्तुएं उससे छीनती चली गई और उसका जीवन पूर्णतः वीरान हो गया। अर्थात उसके जीवन में आशा की कोई भी किरण दिखाई नहीं दे रही है, उसके जीवन में आशा की कोई किरण शेष नहीं रह गई। तो चलिए हम लोग अब इस कविता के तीसरे पद की शुरुआत करते हैं। तो तीसरा पद है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहा आँखों में चुभती कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कहता है कि किस प्रकार से महाजन ने किसान के घर बार को, उसके बैलों को और उसकी गायों को नीलाम करा दिया। तो प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में, प्रस्तुत पद में कवि ने महाजन द्वारा किसान के ऊपर किए गए अत्याचार का वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि महाजन ने जो किसान को कर्ज दिए थे, अर्थात अपनी फसल को बोने के लिए, खाद मिट्टी तैयार करने के लिए जो किसान ने महाजन से कर्ज लिए थे, तो उस कर्ज को जब वो अदा नहीं कर पाया, क्योंकि किसान की आमदनी का जो स्रोत था वो उसके खेत थे और खेतों पर जमींदार का कब्जा हो चुका था, तो वो महाजन का कर्ज चुका नहीं सकता था। तो महाजन ने अपना कर्ज वसूलने के लिए और उस पर चढ़े हुए ब्याज को वसूलने के लिए उसने उसके घर, उसके बैलों को और उसकी गायों को नीलाम करा दिया। तो प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने महाजन द्वारा
किसान पर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहा आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। कवि किसान की मार्मिक दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाजन ने अपना कर्ज वसूलने के लिए किसान के घर को नीलाम करवा दिया, और जब किसान उससे रहम की भीख मांगने लगा तो उसने उसे जरा सा भी राहत नहीं दी। यहाँ तक कि जो मूलधन था उसकी तो बात छोड़ो, उसने ब्याज में भी उसे जरा सा भी रियायत नहीं दी, यानी ब्याज देने में भी जरा सी भी छूट नहीं दी। रह रहा आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। इतना ही नहीं, जब किसान के घर बेचने पर भी महाजन के कर्ज की जो रकम थी, जो कर्ज का पैसा था वो पूरा नहीं हुआ, तो उसने उसके प्रिय बैलों को भी नीलाम करवा दिए। अगर शब्दार्थ की बात करें तो महाजन अर्थात साहूकार जो प्रायः बाज़ारों में किसानों को कर्ज दिया करते हैं। कौड़ी, कौड़ी का मतलब होता है एक भी पैसा, यानी जरा सा भी पैसा, थोड़ा सा भी पैसा उसने नहीं छोड़ा। कुर्क माने नीलाम, और बर्धों से तात्पर्य बैलों से है, क्योंकि गाँव में अधिकांशतः आपने सुना होगा कि लोग बैलों के लिए बर्धा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि किसान के पास बैलों की जोड़ी थी तो उसके लिए उसने बर्धों शब्द का प्रयोग किया है। अगले पद में उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी किसान की प्रिय गाय का नाम है। कवि कहता है कि किसान के पास एक उजरी नामक गाय थी जिसे वह बहुत प्रेम करता था, और वह गाय भी किसान से इतना प्रेम करती थी कि वह किसान के अलावा अपना दूध किसी को और दुहने नहीं देती थी। लेकिन अपने कर्ज के पैसे को वसूलने के लिए महाजन ने उसकी इस प्रिय गाय को भी नीलाम करवा दिया। अर्थात बड़े ही कष्ट की बात है कि जब जब किसान को ये सभी अपनी प्रिय वस्तुएं याद आती हैं तो वह बेचैन हो जाया करता है, वह दुखी हो जाया करता है, और वो बार बार यह सोच करके निराश हो जाता है कि किस प्रकार से उसके आँखों के सामने ही उसके एक एक प्रिय वस्तुएं, सुख की खेती से तात्पर्य उसकी प्रिय वस्तुओं से है, एक एक करके सभी उससे दूर हो गई। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये पद आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पद की शुरुआत करते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी से तात्पर्य घर वाली से अर्थात किसान की पत्नी से है। दवा दर्पण का मतलब दवा आदि, यानी दवा के साथ आप मतलब जैसे कि आयुर्वेदिक दवाएं हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं, एलोपैथ की दवाएं कह सकते हैं। स्वर्ग चली आँखें आती भर, स्वर्ग चली अर्थात यहाँ पे मर गई। आँखें आती भर, आँखें आने का मतलब होता है किसान की आँखों में आंसू आ जाते हैं। देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। दुधमुही अर्थात बहुत छोटी बच्ची जो माँ का दूध पीती हुई, इतनी छोटी कि अभी भी माँ के दूध का पान करती है, उसके अलावा कुछ भी खाती पीती नहीं है। तो जब उसकी पत्नी मर गई तो उसके ठीक 2 दिन बाद उसकी बिटिया भी भूख प्यास के अभाव में मर गई। अब एक बार फिर हम इस पद की व्याख्या देख लेते हैं कि किसान के खेत नीलाम हो जाने के बाद, उसके घर नीलाम हो जाने के बाद, उसके बैलों के नीलाम हो जाने के बाद और उसकी प्रिय गाय के नीलाम हो जाने के बाद उसके पास कुछ भी शेष बचा नहीं था।
अर्थात ना तो उसके पास आमदनी का कोई स्रोत था और ना ही कोई ऐसी वस्तु थी जिसे बेच करके वह अपनी बीमार पत्नी का इलाज करवा पाता। और जब वह अपनी बीमार पत्नी का इलाज नहीं करा पाया तो दवा के अभाव में उसकी पत्नी मर गई। और अपनी विवशता को सोच सोच करके किसान की आंखें प्रायः आंसुओं से भर आती हैं। इतना ही नहीं, किसान के पास एक बहुत ही छोटी सी बेटी भी थी जो इतनी छोटी थी कि माँ के दूध के अलावा कुछ भी खाती पीती नहीं थी। तो जब माँ उसकी स्वर्ग चल बसी अर्थात मर गई तो वह भी भूख प्यास के कारण उसके 2 दिन बाद मर गई। अब अगले पद को हम देखते हैं। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू का मतलब आप जानते हैं कि बहू। तो जैसा कि कवि ने पहले ही जिक्र किया है कि किसान का जो प्रिय बेटा था वह जमींदार के शोषण का विरोध करते करते उनके लठैतों के द्वारा मार दिया गया था। अब उसकी पत्नी अर्थात जो किसान की बहू थी उसके ऊपर तरह तरह के लोग आरोप लगा रहे थे। आप सभी लोग अपने गांव में जानते होंगे कि कभी कभी बहुत से व्यक्तियों के ऊपर गलत आरोप लगा दिया जाता है। तो उसकी बहू के ऊपर भी ये आरोप लगाए जा रहे थे कि वह अपने पति की हत्या करवाने की स्वयं जिम्मेदार है। अर्थात उसके पत्नी के गलत आचरण थे जिसके कारण उसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया। ये उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो पूरी पंक्ति आप देखिए। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, कि किसान की बहू जो अपने पति के साथ खुशहाल पूर्वक जीवन व्यतीत करती थी और घर की इतनी अच्छी तरीके से देख रेख करती थी कि लोग उसे लक्ष्मी कह करके पुकारते थे, घर की लक्ष्मी कह करके पुकारते थे। आज वह विधवा हो गई है और जमींदार महाजन अर्थात शासक वर्ग उसी के ऊपर उसके पति की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोप को सिद्ध करने के लिए उसे कोतवाल ने अर्थात जैसे कि दरोगा ने, सिपाही ने अपने थाने पे बुलाया और थाने पे बुला करके उसके साथ गलत व्यवहार किया, जिसके कारण लज्जावश वह एक दिन कुएं में कूद करके अपने प्राण दे दी। अर्थात इस तरह से किसान की पतोहू भी उससे दूर हो गई, उसकी बहू भी उससे दूर हो गई। मैं समझ रहा हूँ कि आपकी समझ में आ रही होंगी पंक्तियाँ। यदि फिर भी अगर कुछ आपकी समझ में नहीं आता है तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल करके, जैसे भी हो। आप कोई भी अगर आपके अंदर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लास्ट पद को पढ़ते हैं कि खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। खैर पैर की ज्योति जोरू। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारतीय समाज में नारी की स्थिति का वर्णन करने का प्रयास किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी का जो जन्म था सन 1900 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई थी। और उन्होंने वे आंखें नामक कविता
प्रगतिवाद में लिखी, अर्थात ये कविता 1960 के आसपास लिखी गई थी। जब भारत स्वतंत्र हो चुका था तो 1960 में भारतवर्ष में नारियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आज भी भारत में नारियों की स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं है जितनी कि अन्य विकसित देशों में है। तो उसी नारी की स्थिति का वर्णन करने का प्रयास कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में किया है कि समाज का ये मानना है कि समाज क्या धारणाएं रखता है औरत के प्रति। आप देख पाएंगे कि खैर का मतलब लोग कहते हैं कि जैसे जो बहुत सीरियस ना हो, जिसकी बहुत चिंता ना हो, अर्थात इस समाज को या किसान को अपनी बहू के मरने का उतना दुख नहीं है जितना कि उसे अपने बेटे के खोने का है। उसी पंक्तियों को कवि ने लिखा कि खैर पैर की जूती जोरू। पैर की जूती अर्थात जिसको लोग कहते हैं कि जब चाहे मन में बदल दीजिए, एक जूती नहीं तो दूसरी जूती आ जाएगी, दूसरी नहीं तो तीसरी आ जाएगी। वैसे भी भारतवर्ष में महिलाएं फैशन की शौकीन हैं, उनके पास 3-4 जूती जोड़ी रहती ही माफ़ कीजिएगा, उनके पास 3-4 जोड़ी जूती पड़ी ही रहती है। तो खैर पैर की जूती जोरू मतलब जान रहे हैं आप, जोरू का गुलाम आपने मूवी भी देखा होगा, जोरू अर्थात स्त्री। तो खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती। कभी कह रहा है कि किसान को अपनी बहू के मरने का उतना दुख नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि बहू तो उसके लिए पैरों की जूती के समान थी, जो अगर एक मर जाती तो कोई दूसरी आ जाती। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन कभी जब अपने जवान बेटे की मृत्यु को याद करता है, उसकी स्मृति को याद करता है, तो उसकी छाती पे सांप लौटने लगते हैं, अर्थात उसका कलेजा कष्ट से फटने लगता है। उसे अत्यधिक कष्ट होता है कि कैसे उसने अपने जवान बेटे को खो दिया, और उसका क्रियाकर्म, शुद्ध करने का मतलब क्रियाकर्म, जब भी उसे याद आता है तो उसे अत्यधिक कष्ट होता है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, कभी कहता है कि किसान को जब अपने विगत दिनों की याद आती है, अर्थात जब उसके फसलों से लहलहाते हुए खेत थे, उसका हंसता खेलता हुआ पूरा परिवार था, अर्थात उसका बेटा था, उसकी बहू थी, उसकी पत्नी थी, उसकी बेटी थी, जब उसके पास 2 बैल थे, उसकी प्रिय उजरी गाय थी, तो उसके दिन बहुत अच्छे थे। तो उसी का वर्णन कवि ने करने का प्रयास किया है कि पिछले सुख की स्मृति आँखों में। कि कवि कह रहा है कि जब अपने सुखमय दिनों को किसान याद करता है, अर्थात जब उसके पास सब कुछ था, तो उसे याद करके उसकी आँखों में एक क्षण के लिए चमक आ जाती है, अर्थात उसकी आँखों में खुशी देखने को मिलती है, वह आनंदित हो जाता है। परंतु तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। परंतु जैसे ही उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है, वास्तविकता का आभास होता है कि उसके वो सभी वस्तुएं जो उसके लिए सुख का कारण थी, अब सभी छिन चुकी हैं, सभी उससे दूर हो चुकी हैं, तो तुरंत उसकी चितवन अर्थात उसके नेत्र, उसकी आँख शून्य में गड़ जाती है, अर्थात वह आसमान की तरफ देखने लगता है, वह शून्य की तरफ देखने लगता है, अर्थात उसकी आँखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और तीखी नोक सदृश बन जाती। और ये सभी कष्ट उसे वैसे ही चुभते हैं जैसे कोई तीखी सुई किसी के बदन में चुभ रही हो। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये पद समझ में आया होगा। अगर कोई भी पंक्ति आपकी समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे सीधे फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगले दिन आप होमवर्क के रूप में इसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में हम सभी लोग
जो प्रस्तुत कविता में काव्य सौंदर्य है, क्योंकि काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर समय मिला तो हम प्रस्तुत पाठ के प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करेंगे। तो कक्षा को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।